अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा वेब डेवलपमेंट का बता देती हूँ कि डेवलपमेंट जो है ना वो अब थोड़ी दो तरीके से होगी, एक होती है कोडिंग वाली, एक होती है डाउन कोडिंग वाली। तो दो तरह की होती है। अब कोडिंग वाली में क्या आ जाता है और नॉन कोडिंग, जो नॉन कोडिंग चीजें हैं वो उसमें भी आपको कोडिंग आनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहिए। तो नॉन कोडिंग में जैसे शॉपिफाई आ जाता है, ठीक है, आपके पास उसमें स्टोर्स वगैरह बनते हैं, वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाने के लिए, ठीक है। इसी तरह वर्डप्रेस आ जाता है, उसमें भी कोडिंग इतनी नहीं चाहिए थी, वो आप एलिमेंट्स वगैरह को, टेम्पलेट्स वगैरह को यूज कर रहे होते हैं या उसके प्लगइन्स उसमें यूज हो रहे होते हैं डिफरेंट चीजों के लिए, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। तो इसमें आपको HTML CSS का नॉलेज होना चाहिए, बट ये वैसे एग्जैक्ट वैसे कोडिंग इन फॉर्म ऑफ कोडिंग नहीं यूज, ठीक है। इसमें आपके पास डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उसके थ्रू आपके पास टेम्पलेट बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे आपने किसी ने कैनवा यूज किया हो तो आप कैनवा को यूज करके कोई भी डिजाइन बना लेते हो ना। फिग्मा इज समथिंग डिफरेंट एंड कैनवा इज समथिंग डिफरेंट। तो जिस तरह कैनवा है ना, सिमिलरली आपका क्या होता है, इसी तरह आपका वो होता है वर्डप्रेस और शॉपिफाई वेब डेवलपमेंट के लिए होती है, लेकिन ये थोड़ा नॉन कोडिंग प्लेटफॉर्म समझे जाते हैं। अगर आ जाए कोडिंग की तरफ तो वहाँ पे डिफरेंट तरह की डेवलपमेंट आपको नजर आती है। कोई एंड्रॉयड डेवलपर होगा, कोई वेब डेवलपर होगा, कोई आपको कंप्यूटर डेवलपर नजर आएगा, .NET डेवलपर नजर आएंगे, पाइथन के डेवलपर्स नजर आएंगे आपको, ठीक है। जो AI/ML होते हैं, AI/ML को तो आपको पता ही होगा, मशीन लर्निंग वगैरह। इस तरह के जो डेवलपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो अब जी जो हमारा सीन होगा, हम क्या करेंगे, बेसिक कोडिंग से लेके चलेंगे। तो हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो वेब डेवलपमेंट किस तरह की होती है, एक होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, होती है बैक एंड डेवलपमेंट, और एक होती है फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, उसमें सिंपल आपका फ्रंट एंड आ जाता है। फ्रंट एंड से मुराद वो बिल्कुल स्टैटिक कोड हो सकता है, उसमें कोई डायनामिक चीज़ नहीं होती, उसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक है। अगर फर्दर आप जाना चाहें तो रिएक्ट JS आ जाती है, उसके बाद Vue.js आ जाती है, AngularJS आ जाती है, ठीक है। Next.js जो है वो थोड़ा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए यूज होती है। तो उसके अलावा अगर रिएक्ट JS के अलावा हम देखें तो और भी बहुत सी लैंग्वेजेस है जिसमें हम फ्रंट एंड बना सकते हैं, लेकिन ये मेन बेसिक जो होती है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट होती है। उसके अलावा जावास्क्रिप्ट की हम फर्दर लाइब्रेरीज लिख सकते हैं जिनमें React.js, AngularJS, Vue.js सभी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अगर आप ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो ऐप डेवलपमेंट दो तरह की होती है, ठीक है। उसमें एंड्रॉयड डेवलपमेंट आती है और iOS डेवलपमेंट होती है। iOS डेवलपमेंट आईफोन्स वगैरह के लिए होती है। जो आईफोन्स पे ऐप्स होती हैं वो आपको पता है एंड्रॉयड पे नहीं चलती, जो एंड्रॉयड की वो आईफोन की नहीं चलती। तो ये दो तरह के डेवलपर्स पाए जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो डेवलपमेंट किस लैंग्वेज को यूज करके कर रहे हैं। फ्लूटर को यूज करेंगे तो वो फ्लूटर डेवलपर्स हो जाएंगे ऐप डेवलपमेंट के लिए। अगर वो रिएक्ट नेटिव लैंग्वेज को यूज करेंगे तो वो रिएक्ट नेटिव डेवलपर, यानी वो एंड्रॉयड या iOS के लिए जिसके लिए भी वो यूज करना चाहें तो वो वाले डेवलपर हो जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सी लैंग्वेज, कॉटलिन यूज होती है जो जावास्क्रिप्ट आई थिंक लाइब्रेरी, सॉरी जावा लैंग्वेज की लाइब्रेरी है। तो जो लैंग्वेजेस में आ जाते हैं तो बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, उनमें रूबी भी है, पाइथन तो सबसे पॉपुलर चल रही है, इसके अलावा कॉटलिन है, जावा है, जावास्क्रिप्ट तो भी पता है आपको, और भी बहुत सारी है, ठीक है। ये अब नाम भी नहीं आ रहे, इतने ज़्यादा हैं। पर तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको करवाती चलूँ कि मैं एक बैकएंड डेवलपर हूँ। तो अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करोगे ना कि मेरा UI इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैकएंड डेवलपर का काम होता है सिर्फ लॉजिक करना, ठीक है। आपकी वेबसाइट को, स्टैटिक वेबसाइट को डायनामिक बनाना, उसको कोई लेना देना नहीं है कि उसका हेडर कैसा आ रहा है, उसका बॉडी कैसी आ रही है, ठीक है, उसका साइड बार कैसी है, उसका फुटर कैसा है। तो ये उसका लेना देना नहीं होता, क्योंकि ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। लेकिन क्योंकि हम बेसिक सीख रहे हैं और मैं खुद भी अभी लर्निंग फेज में फ्रंट एंड डेवलपमेंट के, तो मेरी भी ग्रोथ होगी आपके साथ और आपकी भी होगी, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो अगर मैं कहीं मिस्टेक करूँ ना फ्रंट एंड में, तो मुझे पकड़ नहीं लेना इस बात पे कि मैं और नहीं पाता नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले क्लियर किया कि मैं डेवलपर हूँ, बैक एंड डेवलपर हूँ, ठीक है। मेरा लॉजिक से लेना देना होता, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं होता फ्रंट एंड से, ठीक है।
तो किसी को कोई सवाल है नीट से, मेरी फील्ड से रिलेटेड, तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। अच्छा, सबको स्क्रीन विजिबल हुई या नहीं हुई? मैम विजिबल है स्क्रीन। हाँ, मिशा ने आई थिंक मैसेज किया और लाइव बने ग्रुप में, तो देख रिकनेक्टिंग का तो ऑफ कोर्स मतलब यही है कि इंटरनेट या आपका वीक है या मेरा वीक है, और मेरा वीक हो भी सकता है क्योंकि इस टाइम जो है ना बहुत प्रॉब्लम होता है इंटरनेट का। और किसी को भी बैक स्क्रीन नजर आती है? अभी भी किसी का इशू है तो बताएं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, अगर सबका रिजॉल्व हो गया तो हम मूव करते हैं फर्दर। मैम अब हो रही है शो, गूगल लिखा हुआ है। ठीक है, वो ठंडे नहीं। अच्छा, मैंने पूछा किसी का फ्रंट एंड डेवलपमेंट या डिफरेंट लैंग्वेजेस फील्ड्स वगैरह से रिलेटेड कोई सवाल है तो बता दें। अच्छा, मैं आपको फ्रंट एंड और बैक एंड पे क्यों नहीं लेके जा रही, एक इसके पीछे भी रीजन सुन लें कि हम डायरेक्ट कभी भी बैक एंड नहीं सीख सकते जब तक हमें थोड़ी बहुत फ्रंट एंड का नॉलेज ना हो, तो दैट्स व्हाई हम पहले फ्रंट एंड सीखते हैं। अच्छा, ये एक रोड मैप है जो गीक बाय गीक जो है वेबसाइट गीक को दिया हुआ है। आई डोंट नो वेबसाइट। अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का सब कुछ पता है? मैम आपका माइक म्यूट हुआ है। अब आवाज आ रही है? ग्रुप से अब मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई ये म्यूट क्यों हो गया था। और स्क्रीन भी विजिबल है? अच्छा, मैं म्यूट हो जाऊं तो काइंडली मुझे बता दिया करो, क्योंकि मैं वैसे माइक म्यूट करती नहीं हूँ।
अच्छा मुझे ये बताओ गर्ल्स, आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट का पता है ना? फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है? गर्ल्स मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो, टाइम कम है मेरे पास। यस मैम। क्या होती है? मैम इसमें हम लोग यूजर इंटरफेस बनाते हैं जिससे यूजर इंटरेक्ट कर पाता है। हम्म, और किसी को कुछ पता है, कुछ यूनिक उसके नॉलेज में हो तो बताएं, और अगर यूनिक नहीं भी है तो भी बताओ। तो सिंपल क्या होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो है वो स्टैटिक भी हो सकती है, डायनामिक भी हो सकती है। डायनामिक ओनली तब होती है जब आप या तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको डायनामिक कर दो, या फिर आप उसको डेटाबेस के साथ, ठीक है। जब चीज डेटाबेस के साथ कनेक्ट होती है तो वो डायनामिक साइट होती है, और अगर डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं होती तो वो स्टैटिक वेबसाइट होती है, ठीक है। एक बात समझ आ गई आपको? अगर कुछ चीज डेटाबेस में जा रही है या डेटाबेस से आ रही है, इट मींस वो डायनामिक है, और अगर वो डेटाबेस से लिंक नहीं है, इट मींस वो स्टैटिक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये हम देख लेते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट मीन्स डेवलपिंग the user interface for a website or app. During front end development, a front end developer has to ensure the looks and feel of the page. अच्छा, यहाँ पे देखिए, आपने देखा है कि वेब और ऐप के लिए इसने वर्ड यूज किया। वेब और ऐप क्यों यूज किया है, कोई बता सकता है? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करना है। नहीं आता तो नो बोल दिया करो, लेकिन रिस्पॉन्स किया करो। गर्ल्स, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? जी मैम आ रही है। तो फिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? यस और नो में तो रिस्पॉन्स कर ही सकते हो ना। अच्छा चलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इतना देखती हूँ। आगे देखो, द पेज शुड लुक गुड एंड ऑन एनी डिवाइस। अच्छा, फ्रंट एंड डेवलपर की जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि उसने जो फ्रंट एंड है वो आई कैचिंग बनाना ही बनाना है, ठीक है। वो अच्छा होना ही होना चाहिए, क्योंकि हम लर्निंग फेज में होंगे तो ऑफ कोर्स पहली जो चीज़, दो चीज़ें, तीन चीज़ें, जो 4-5 प्रोजेक्ट बनेंगे वो इतने अच्छे नहीं होंगे, इतनी आई अपीलिंग नहीं होंगे। बट हमारा पर्पस क्या होगा कि वो आई कैचिंग होने चाहिए, ठीक है। उसमें अब डिफरेंट चीज़ें आती हैं आपको आई कैचिंग बनाने के लिए। उसमें एनिमेशंस आ सकते हैं, उसमें कलर थीम हो सकती है। कलर थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कलर थीम को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें इमेजेस हम कैसे यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ होती है। कंटेंट किस तरह से प्लेस किया गया है, उसके अलावा उसमें शेडिंग कैसी दी गई है, उसका डिज़ाइन कैसा बनाया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मैटर कर रही होती हैं आई कैचिंग बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द यूआई ऑफ द पेज, अ फ्रंट एंड डेवलपर आल्सो हैज़ टू मेंटेन द राइट बैलेंस बिटवीन डिज़ाइन एंड फंक्शनलिटी टू इंश्योर स्पीड एंड स्केलेबिलिटी। अच्छा, एक और चीज़ जो फ्रंट एंड डेवलपर ने मेंटेन रखनी होती है वो ये होती है कि स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच करते वक्त बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, उसकी स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप कुछ न्यू एडिशन करो तो आपको पूरा पेज का कोड ना डिस्ट्रॉय करना पड़े, दोबारा से नया पेज ना बनाना पड़े, कि बल्कि उसमें चेंजेस करके आप उसको बेटर बना सको, ठीक है। आपको जीरो से कोड करने की ज़रूरत ना पड़े किसी पेज में अगर चेंजेस आ जाएं तो। क्लाइंट क्योंकि बहुत चेंजेस करवाते हैं तो आपको देखना है कि आपको कैसे मैनेज करना होता है, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट आल्सो इंश्योर्स दैट द वेब पेजेस इज लोडिंग करेक्टली ऑन ऑल ब्राउजर्स। एक और चीज़ कि जब आप वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, एटलीस्ट 3 to 4 आपके पास ब्राउज़र होने चाहिए जिन पर आप क्या करते हो, अपना चेक करते हो कि हमारी वेबसाइट जो है वो ऑल ब्राउजर्स पर ठीक है या नहीं। मोस्टली हम गूगल यूज़ कर रहे होते हैं या माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेकिन लाजमी नहीं कि हमारा क्लाइंट जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट मीन्स एज वाला, ठीक है, ये एज या हम गूगल यूज़ कर रहे होते हैं। तो लाजमी नहीं होता कि हमारा क्लाइंट जो है वो भी यही 2 प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हो या यही 2 ब्राउज़र यूज़ कर रहा हो। आज की बात है
उसके मेरी कुलीग थी वर्डप्रेस डेवलपर हैं, तो उनको ना क्लाइंट का मैसेज आता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो फायरफॉक्स पे जो है ना, आई थिंक फायरफॉक्स ही नाम लिया था, अ, एक होता है फायरफॉक्स है ना, हाँ फायरफॉक्स ही था। तो वो कह रही थी कि फायरफॉक्स पे क्लाइंट का मैसेज है कि फायरफॉक्स पे जो है ना मेरी वेबसाइट जो है वो सही से विजिबल नहीं हो रही है, ठीक है। तो मतलब वो उसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो वहाँ अच्छी नहीं है, और मेरी क्लाइंट के पास फायरफॉक्स वाला ब्राउज़र ही नहीं था, और मेरी क्लिक के पास फायरफॉक्स वाला ब्राउज़र ही नहीं था। तो मतलब ये कि हमें इस चीज़ को टेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि लाजमी नहीं है जो ब्राउज़र हम यूज़ करें हमारा क्लाइंट भी वो यूज़ कर रहा हो, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, एंड ऑल डिवाइसेस, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स। अच्छा, आप देखो अगर कोई वेबसाइट खोलते हो तो आपको मोबाइल पे भी नज़र आती है वही वेबसाइट, आपको टैबलेट पे भी नज़र आती है वही वेबसाइट, आप लैपटॉप पे भी खोल रहे होते हो और वही वेबसाइट आपको अपनी बड़ी स्क्रीन पर जैसे एलईडी वगैरह पर या कंप्यूटर की जो एलसीडीज होती हैं वहाँ पे भी ओपन कर रहे होते हो। लेकिन सबके साइज़ के अकॉर्डिंग वो जो है ना वेबसाइट जो है वो चेंज हो रही होती है, ठीक है, उसकी थोड़ी थोड़ी डिज़ाइनिंग चेंज हो रही होती है। ये क्यों हो रही होती है? क्योंकि हम उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, ठीक है। वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मेन चीज़ जो होती है वो रिस्पॉन्सिवनेस होती है। मेन, बिल्कुल मेन भी नहीं कह सकते, लेकिन एज अ बिगनर अगर हम सिंपल कोडिंग सीख लेते हैं ना, सिंपल कोडिंग जब हम देख रहे होते हैं तो उसमें जो है ना बेसिक थोड़ी कवर करने के बाद हम रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ लाजमी जाते हैं, ताकि हम अगर उस डिज़ाइन को मोबाइल पे खोलें तो भी वो आई अपीलिंग लगे, अगर वो मोबाइल लैपटॉप पर हो, टैबलेट्स पर हो, बड़ी स्क्रीन पर हो, किसी पे भी हो, लेकिन वो सही होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंगली। आगे रोड मैप अगर इसका देखना चाहो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, तो सबसे क्या आता है, वर्किंग ऑन इंटरनेट, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट फ्रंट एंड के आ रहे हैं, जैसे फ्लूटर है, आइकॉनिक है, ठीक है, ये हमने अभी अभी डिस्कस की चीज़ों को। अब सबसे पहले अगर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आते हैं तो हमें एचटीटीपी, डीएनएस, होस्टिंग ब्राउजर्स वगैरह का इल्म होना चाहिए। एचटीटीपी, डीएनएस और होस्टिंग ब्राउजर्स वगैरह के बारे में मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगी, आपने देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं बेसिक एचटीएमएल आना चाहिए, फॉर्म्स एंड वैलिडेशन, सिमेंटिक टैग्स और एक्सेसिबिलिटी। ये मेन एचटीएमएल में ये चार चीज़ें हमें आनी चाहिए। सीएसएस अगर लर्न करना है तो बेसिक उसके आना चाहिए, फिर लेआउट्स, फ्लैग्स एंड ग्रिड का पता होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, मैंने अभी आपको रिस्पॉन्सिव का बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ किया, तो रिस्पॉन्सिव हम सीएसएस के थ्रू करते हैं, ठीक है, और सीएसएस डिस्प्ले। उसके बाद सीएसएस के दो पार्ट हैं, उसमें सीएसएस फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं जो बूटस्ट्रैप भी हो सकते हैं, टेलविंड सीएसएस भी हो सकती है, प्योर सीएसएस भी हो सकती है, फाउंडेशन और मेट्रोलाइज। मैंने अभी तक जो यूज़ किया वो एक सिंपल सीएसएस, बूटस्ट्रैप और टेलविंड यूज़ किया, ये तीन मैंने मेन यूज़ किए हैं, बाकी का मुझे आइडिया नहीं है। और जावास्क्रिप्ट में बेसिक वर्किंग होनी चाहिए, ऑपरेटर, लूप्स और फंक्शन, एरे, डॉम वगैरह। ये लूप्स वगैरह तो आपने, फंक्शन वगैरह जो है, एरे वगैरह, ऑपरेटर्स जो हैं, ये चार चीज़ें तो आप जो है ना उसमें कवर कर चुके हो C++ में, ठीक है। हाँ, साइंटेक्स चेंज होता है लेकिन लॉजिक वही होती है जो आपने C++ में कवर किया, क्लियर। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया था कि जेएस के डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, जिनमें रिएक्ट जेएस आ जाती है, नेक्स्ट जेएस, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, जेक्यू और नोड जेएस, ये सारी जावास्क्रिप्ट की डिफरेंट फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। तो हम जो करने वाले हैं वो सिंपल क्या करने वाले हैं, हम ये वाली चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है, ये ऐसे बेसिक एचटीएमएल, सिंपल सीएसएस कवर करेंगे और उसके बाद सिंपल जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि टेलविंड सीएसएस क्या होती है, और एचटीएमएल तो हमेशा बेसिक ही सीखी जाती है, उससे ज़्यादा इतनी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो अगर हम एचटीएमएल की तरफ जाएं तो यहीं से चलते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि व्हाट एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर व्हाट, ठीक है। हाँ, ये चीज़ देख लेते हैं कि हाउ डज एचटीएमएल वर्क, एचटीएमएल वर्क कैसे करती है। तो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स आर प्लेन टेक्स्ट फाइल्स saved with an .html extension. Browser read these documents, interpret the markup tags and attribute and render the formatted content on your screen. HTML बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप रिएक्ट में जाओगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे तो रिएक्ट में तो कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा लग रहा है सारी एचटीएमएल यूज़ हो रही है। तो हर जगह, हर लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज से मुराद
जो फ्रंट एंड की लैंग्वेजेस हैं, जिसके जो फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क आप यूज़ करेंगे उसमें आपको HTML मिलेगी ही मिलेगी, उसकी डिव्स यूज़ हो रही होंगी, उसके टैग्स यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है। तो हमारा ब्राउज़र चाहे कोई भी ब्राउज़र हो, चाहे वो सफारी हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो, चाहे वो हो क्या कहते हैं गूगल हो, ठीक है, जितने भी हैं ओपरा हो, कोई भी ब्राउज़र हो, तो सारे जो हैं HTML को ही रीड करते हैं। और फिर उसमें इम्पोर्टेंट बात एक चीज़ होती है, जब आप किसी भी प्रोजेक्ट को लाइव करते हो तो उसमें हमेशा जो पहली फाइल होती है जिसे मेन फाइल कहते हैं उसका नाम index.html होना चाहिए। लाजमी है कि उसका नाम इंडेक्स ही होना चाहिए और कोई नाम नहीं होना चाहिए। जब हम प्रैक्टिस करते हैं हम डिफरेंट नाम रख सकते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे आते हैं तो हमने जो पहली फाइल होती है जिसे हम होम पेज कहते हैं वो हमेशा उसका नाम index.html होता है, या इंडेक्स जो भी डॉट डॉट के बाद जो भी एक्सटेंशन हो वो, लेकिन इंडेक्स पहला नाम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमेशा ब्राउजर्स जो हैं, जो सर्वर साइड है, वो इंडेक्स को ही समझती है कि ये मेन फाइल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं HTML का। आई थिंक आपको फॉर्मेट पता है कि क्या होता है। HTML टैग होता है, उसके बाद हेड होता है, उसके बाद बॉडी होती है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन टू HTML की ज़रूरत नहीं है, HTML एडिटर पे जाते हैं, या कमेंट्स भी आपने पढ़े होंगे। एलिमेंट्स, अच्छा आपको पता है ना एडिटर क्या है? सिंपल मैं दिखा देती हूँ। अब वो एडिटर में क्या कह रहे हैं, VS कोड भी हो सकता है, नोटपैड भी हो सकता है, ठीक है। और डिफरेंट है, ये देखो नोटपैड है, VS कोड है, एटम है, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर है, ब्रैकेट्स है। तो ये डिफरेंट नाम है, आजकल तो बहुत से आ गए हैं, तो कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल में HTML इसको रहने देते हैं, नोटपैड को रहने देते हैं, सिंपल VS कोड सबके पास इंस्टॉल्ड है? गर्ल्स यस नो प्लीज आंसर। नो मैम। तो VS कोड यस मैम। ओके, जिनके पास नहीं है वो VS कोड इंस्टॉल कर लें, और जिनके पास है दे आर गुड टू गो, ठीक है। मैम VS कोड पे करेंगे, नोटपैड से नहीं करेंगे? नहीं, मैं नोटपैड से नहीं करवाऊंगी, क्योंकि थोड़ा फास्ट चलना है, तो अगर हम नोटपैड पे बैठे रहेंगे तो ठीक है। ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि हम आपका 5th सेमेस्टर है, अभी स्टार्ट हुआ है, कितना टाइम हुआ? यस मैम, अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मिड से पहले ना हम एटलीस्ट थोड़ा सा यूज टू हो जाए इन चीज़ों को यूज़ करने का, फिर मिड्स के बाद जो हम थोड़ा रियल लाइफ टाइप कुछ करेंगे। अभी भी मेरी आदत नहीं है कि बुक ये सारा करवाने का, बहुत बुरी मुझे ये चीज़ें लगती हैं कि ज़ीरो से लेके चलें, लेकिन जो चीज़ ना आती हो फिर वो तो ऑफकोर्स लर्न करनी है ना, ऐसे ही है ना, यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो सब ने VS कोड इंस्टॉल कर लेना है, जिनके पास है वो ग्रुप में लिंक शेयर कर दें ताकि बाकी भी इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं करना तो दूसरी तरीके से कर लो, जिनके पास लैपटॉप में है वो USB में कर दें और दूसरे USB से कॉपी कर लें। वैसे USB वाला ना करवाएं ना, वो वायरस किसी के लैपटॉप का किसी के लैपटॉप में चले जाएगा। बेहतर है कि गूगल से VS कोड लिखोगे तो सिंपल सामने आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ, फिर HTML कमेंट्स एडिटर्स का तो पता चल गया ना, हम VS कोड यूज़ करने वाले हैं। HTML कमेंट्स को देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो लाइन नहीं लिखनी होती, जो एग्जीक्यूट नहीं करवानी होती, हम उसके बारे में कमेंट लिख देते हैं। अच्छा, मैं आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट में कमेंट दिखा देती हूँ कि हम कैसे कमेंट, ओह सॉरी मैं व्हाट्सअप, उप्स मेरी वो स्क्रीन शो भी नहीं होगी। चलो मैं देखती हूँ अगर शो होती है तो रियल लाइफ कमेंट आपको दिखाती हूँ। हम कमेंट कब और कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एक दफ़ा स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन करनी पड़ेगा, फिर स्क्रीन शेयर हुई? नो मैम। आर यू श्योर? कोडिंग वाली स्क्रीन शो नहीं हो रही? ब्लैक होगी। हो रही है मैम, हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कमेंट्स नजर आ रहे होंगे, एक मिनट।
मैंने बहुत ज़्यादा वो कर दी। ये नज़र आ रहा है, assume you have a monetary gift model, ठीक है। तो ये क्या है कि कमेंट्स हैं, ठीक है। आपको पता है ना कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट होते हैं, पता है ना सबको। यस मैम। हाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने कमेंट ऐड किया, लॉग इनकमिंग रिक्वेस्ट डाटा फॉर दूंगी। मैं बता रही हूँ, खुद को बता रही हूँ कि या मेरे बाद कोई डेवलपर और इस कोड को देखे तो उसको पता होगा कि ये लाइन डिबगिंग के लिए यूज़ की गई है। अब यहाँ पे मैंने वैलिडेट द रिक्वेस्ट, इसका मतलब है इसके नीचे जितना भी कोड है वो रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भी आपको ये देखो कमेंट नजर आ रहा है, इंपॉर्टेंट मेक श्योर दैट इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। डिलीवरी डेट जो है वो रिक्वायर्ड होगी, अगर डिलीवरी डेट नहीं होगी तो हमारा डाटा जो है वो सेंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, मैंने खुद के लिए, हम अपने लिए इस तरह के कमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। समझ आ गई है ना कमेंट्स कैसे यूज़ होते हैं। यस मैम। ठीक है, किसी को कोई इशू तो नहीं है। रियल लाइफ बिल्कुल मैंने बताया है, रियल लाइफ अपना No, करंट ma'am. प्रोजेक्ट खोल के आपको बताया है, ठीक है। चले, मैं फिर से मुझे डिस्कनेक्ट करके और वहाँ पे जाना पड़ेगा। दोबारा स्क्रीन शेयर हो रही है ये वाली। Yes, ma'am. ठीक है, अब कमेंट्स पे हो गया। HTML एलिमेंट के ऊपर आ जाते हैं, इसको भी देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। An HTML कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्ट टैग, कंटेंट एंड एंड टैग, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है और बीच में कुछ ना कुछ कंटेंट होता है। ये तो पता है ना, एक टैग जैसे HTML है और HTML बंद भी होता है और उसके अंदर डिफरेंट टैग्स भी आते हैं और कंटेंट भी आता है ना, ऐसे ही होता है ना। इस तरह बॉडी टैग स्टार्ट भी होता है, बॉडी टैग ऐड भी होता है और उसके अंदर भी Yes, ma'am. डिफरेंट हम टैग्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट किस चीज से बनता है, एलिमेंट तीन चीजों से मिलके बनता है। एक स्टार्ट टैग होता है, एक उसके अंदर कंटेंट होता है और एक एंड टैग होता है, ठीक है। अब वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, वो कंटेंट एक और टैग भी हो सकता है, इसके अंदर मल्टीपल टैग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे HTML के स्टार्ट होने में और HTML के एंड होने तक कितने ज्यादा टैग्स हम यूज करते हैं, ऐसे ही है। Yes, ma'am. चलो आगे चेक करते हैं। विच टुगेदर एंड डिफाइन द एलिमेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनैलिटी। एलिमेंट्स आर द बेसिक building blocks of a web page and can represent different types of content such as text, links, images और headings, ठीक है। अब देखो टेक्स्ट हो, लिंक्स हो, इमेजेस हो, हेडिंग्स हो, कुछ भी शो करना तो उसके लिए एक टैग यूज होगा, पर्टिकुलर टैग होगा। लिंक शो करना तो उसके लिए भी एक टैग होता है जो एंकर टैग कहते हैं, जिसे हम ए टैग यूज करते हैं। इमेज के लिए भी टैग है, हेडिंग के लिए भी H1, H2, H3 टैग्स हैं, पता है ना सबको। Yes, ma'am. हाँ, तो ज़्यादा बेसिक भी नहीं जाते हैं, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट में यहाँ देखो कि इनका सम की इम्पोर्टेंट अबाउट HTML एलिमेंट्स। चलो ये देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। कहते हैं कि साइंटिक्स होता है कि सेंसिटिविटी होती है या नहीं होती, ये दो चीज़ें हमने देखनी है। साइंटिक्स में क्या होता है, ओपनिंग टैग इंडिकेट्स वेयर द कंटेंट बिगिंस, यानी टैग का नेम होगा, और क्लोजिंग टैग इंडिकेट्स वेयर द कंटेंट एंड्स, ठीक है। ओपनिंग टैग होगा और क्लोजिंग टैग होगा, चाहे और दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अगर P है तो P ही क्लोज हो रहा होगा, अगर HTML है तो HTML ही क्लोज हो रहा होगा, बॉडी है तो बॉडी ही क्लोज हो रही होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का नेम सेम होता है, लेकिन सिर्फ क्लोजिंग टैग से पहले एक स्लैश आ जाती है। द एक्चुअल कंटेंट रिजाइड्स बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स, ठीक है। ये हमें पता है कि ये साइंटेक्स ऐसे होता है कि एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है, उसके अंदर डिफरेंट कंटेंट होता है। फिर कहते हैं केस सेंसिटिविटी है या नहीं है। सॉरी, मेरा HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल B आप बड़ा लिखें या B छोटा लिखें, बोथ रिप्रेजेंट बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। आपको पता है B टैग हम बोल्ड के लिए यूज करते हैं, तो बोल्ड जो है वो आप कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें। अब अगर C++ की तरफ जाएं, ठीक है, C++ लैंग्वेज देखें या कोई और लैंग्वेज उठा के देख लें, जावास्क्रिप्ट देख लें या सी लैंग्वेज देख लें, तो वो सारी क्या है, केस सेंसिटिव। वहाँ पे कैपिटल B इज टोटली डिफरेंट विद स्मॉल b, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप कैपिटल B यूज करो या स्मॉल b यूज करो, बोथ आर द सेम। कैपिटल I हो, कैपिटल E हो, जो भी हो, मतलब कैपिटल हो या स्मॉल हो, केस सेंसिटिविटी इसमें नहीं है। However, it's best practice to use lower case text for consistency and readability, ठीक है।
लेकिन वो कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी जो कि प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं, वो क्या है, लोअर केस। देखो यहाँ पे देखो HTML है, हेड है, टाइटल है, जो भी टैग हमने यूज़ किया वो किस में यूज़ किया, लोअर केस में। और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस इसलिए भी मानी जाती है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में काम करो, हमेशा लोअर केस ही समझा जाता है, बेस्ट प्रैक्टिस समझा जाता है। जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो हमेशा लोअर केस में होते हैं, ठीक है। हाँ, जो आप वेरिएबल के नाम दे रहे हो वो कैपिटल भी हो सकते हैं, लोअर भी हो सकते हैं, लेकिन जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा लोअर केस में होते हैं। आप कहते हैं नेस्टेड HTML के अंदर क्या होता है, नेस्टेड लूप पता है ना, एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है, दूसरे लूप के अंदर तीसरा लूप होता है, पता है ना नेस्टेड लूप। यस Yes, मैम ma'am. पता है। सेम नेस्टेड टैग्स है। कैसे, अब HTML के अंदर हेड का भी टैग है, बॉडी का भी टैग है, बॉडी के अंदर डिफरेंट टैग्स होते हैं। इसी तरह यूएल टैग है, यूएल पता है ना, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट का टैग होता है जिसके अंदर एल आई होती है, तो यूएल के अंदर एल आ गया, ठीक है, एल के अंदर एक और यूएल लगा दो या OL लगा दो, तो क्या हो जाते हैं, नेस्टेड टैग, यानी टैग के अंदर टैग के अंदर टैग, ठीक है। समझ आ गई ना सबको। ठीक है मैम। हाँ, Yes, ma'am. ये देखो HTML है, ये Yes, क्लोज हो रहा है, ma'am. इसके अंदर फिर टैग्स आ रहे हैं, यानी हेड का भी टैग है, बॉडी का भी टैग है। अब हेड के टैग के अंदर फिर टाइटल का टैग है, यानी टैग के अंदर टैग आ रहा है। इस तरह बॉडी है, बॉडी के अंदर H1 का भी है और P का भी टैग है, तो ये क्या है, नेस्टेड टैग्स। और नेस्टेड टैग्स ज़्यादातर HTML, बॉडी और हेड के अंदर आते रहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं here the HTML tag contains the head and body tag, the head and body tag contains other elements, it is called nested elements, ठीक है। necessary to add an and tag। अच्छा, कहते हैं कि एंड टैग डालना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं भी होता, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। For non-empty HTML elements, if you forget to add a closing or and tag, modern browser may automatically add it in some cases। वो कह रहे हैं कि इन सच केस, जैसे यहाँ पे P इन्होंने स्टार्ट तो किया लेकिन P एंड नहीं किया, तो कुछ केसेस में ऐसे होगा कि हमारा ब्राउज़र जो है ना वो खुद ब खुद समझ लेगा कि यहाँ पे P टैग क्लोज हो रहा है, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समटाइम्स हमें बहुत एरर आ जाते हैं, इश्यूज हो सकते हैं हमारे फ्रंट एंड में। तो जब कोई भी चीज़ स्टार्ट हो रही है, कोई टैग जिसके अंदर हमने कंटेंट लिखा है, इसका मतलब है उसका कोई क्लोजिंग टैग होगा, लेकिन कुछ का नहीं होता। जैसे BR टैग है, वो ब्रेक करने के लिए यूज़ हो रहा है, हम उसके अंदर कोई कंटेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसी तरह इनपुट टैग है, इनपुट टैग का भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर भी हम कोई कंटेंट नहीं लिख रहे होते हैं, ठीक है। वो हमारे इनपुट हमें स्क्रीन पर शो हो जाती है, इनपुट टैग बने हुए आ जाते हैं, हम उसके ऊपर कंटेंट लिख कर वो स्टोर करवा देते हैं, लेकिन उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, ठीक है। इसी तरह इमेज टैग जो है, इमेज टैग का भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, क्योंकि हम इमेज के जो ऊपर कुछ लिख नहीं रहे होते या इमेज के आगे कुछ लिख नहीं रहे होते। जैसे हेड टैग देखो तो उसके बीच में हम कंटेंट लिखते हैं, पैराग्राफ टैग में लिखते हैं, लेकिन टाइटल में लिखते हैं, लेकिन BR टैग हो गया जिसके ब्रेक टैग कहते हैं, या इनपुट टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, या वीडियो टैग हो गया, इनमें हम कुछ नहीं लिखते, तो इसलिए हम उनको वो उनके क्लोजिंग टैग्स भी नहीं होते। ओके, यहाँ पे ये आउटपुट दिखा रहे हैं, कह रहे हैं जो हमने यहाँ लिखा है उसकी आउटपुट ये आ रही है, ठीक है। तो ये देखो, ये कह रहे हैं कि इसने खुद ब खुद इंस्पेक्ट करने पे इसने देखा है कि ये P टैग इसने खुद ब खुद क्लोज कर दिया, ठीक है। ये P टैग स्टार्ट हुआ है और P टैग ऐड कर दिया, किसने ऐड कर दिया है, ब्राउजर ने ऐड कर दिया, ठीक है। हालांकि इसकी कोडिंग में P टैग नहीं है, आ रही बात समझ, यहाँ पे P टैग नहीं है, लेकिन जब इसने ब्राउजर में इंस्पेक्ट किया ना, इंस्पेक्ट करते हैं, अगर मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो तो ऐसे किसी भी जगह पे जाके ना स्क्रीन पे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो आपको ये इंस्पेक्ट कर लास्ट पे नजर आएगा, ऑप्शन नजर आ रहा है गर्ल्स। यस नो प्लीज आंसर करो, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। Yes, ma'am. नजर आ रहा है ना इंस्पेक्ट का, और इंस्पेक्ट करने के बाद आपको जो साइड पे स्क्रीन ओपन हुई है ये भी नजर आ रही है। Yes, ma'am. आ रही है। तो ये क्या होता है, हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको P टैग यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ P टैग क्लोज हो रहा है, यहाँ पे H टैग नजर आ रहा होगा, यहाँ पे फिर P टैग्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टैग्स है जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये हम इंस्पेक्ट करके देख रहे हैं। ये देखो UL स्टार्ट हो रहा है, UL एंड हो रहा है, ठीक है। अगर UL को ओपन करोगे तो LI बहुत से मिलेंगे जो स्टार्ट भी हो रहे हैं, एंड भी हो रहे हैं, ठीक है। और इनके अंदर डॉट्स का मतलब है इनके अंदर फिर कॉन्टेंट है, तो वो कॉन्टेंट आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर फिर स्पैन टैग है, स्पैन टैग के अंदर कॉन्टेंट है, ठीक है। इसको कहते हैं ठीक है Yes, मैम। ma'am. ठीक हो गया।
हाँ, आगे देख लेते हैं HTML एम्प्टी एलिमेंट्स। ठीक है, एम्प्टी एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनका एंड टैग नहीं होता। ठीक है, HTML एलिमेंट्स विदाउट एनी कंटेंट, यानी जिनका कोई कंटेंट नहीं होता, एंड दैट डू नॉट प्रिंट एनीथिंग आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट्स। जो कुछ प्रिंट नहीं करता, जैसे इनपुट टैग है, इमेज टैग है, वीडियो टैग है, ये कुछ प्रिंट करके नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ब्रेक है, लिंक टैग है, ये कुछ भी आपको नहीं करेंगे। क्या आपको क्या कह रही थी मैं? हाँ, कुछ प्रिंट करके नहीं दिखाएंगे, तो हम इनको एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं। और एम्प्टी HTML टैग्स डू नॉट हैव एनी एंडिंग टैग, तो इनका कोई एंडिंग टैग नहीं होता। अभी जिनका मैं जिक्र कर रही थी। ठीक है, तो हम इनको, जिनका कोई एंडिंग टैग नहीं होता, उनको हम एम्प्टी एलिमेंट्स बोलते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये BR हो गया, HR हो गया, लिंक हो गया, इनपुट हो गया, इमेज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन HTML एलिमेंट्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ दे डिस्प्ले इन द डॉक्यूमेंट लेआउट: ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स। कहते हैं कि हम जो HTML के एलिमेंट होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। दो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एक है ब्लॉक एलिमेंट और एक है इनलाइन एलिमेंट। अब ब्लॉक एलिमेंट कौन सा होता है? ब्लॉक एलिमेंट्स टिपिकली स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन एंड टेक अप द फुल विड्थ अवेलेबल टू देम रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्चुअल कंटेंट विड्थ। अच्छा, आपको याद होगा तो मैंने आपको ये प्रैक्टिकली दिखाया था कि ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। याद है, मैंने आपको डिव का बताया था कि वो पूरी विड्थ ले रहा था, हमने कलर डिफरेंट चेंज करके देखे थे। यस मैम। याद आया? यस मैम। यस मैम, हाँ। यस मैम, याद है। याद है ना? तो वो होते हैं ब्लॉक एलिमेंट। जो आपने अगर H1 लिख दिया ना, ये बड़ा मसला है, मैं आपको यहाँ पे शो नहीं करवा सकती क्योंकि एक वक्त में एक व्हाट्सएप के थ्रू ना एक वक्त में एक स्क्रीन ही शेयर होती है, ज़्यादा नहीं होती है, या शायद मुझे पता नहीं है ज़्यादा कैसे शेयर होंगी। मुझे चेक करने दो, एक वक्त में ज़्यादा स्क्रीन कैसे शेयर हो सकती है। वो हो जाए तो बड़ा बेस्ट हो जाएगा। इसमें मैं अच्छा, मुझे ये बताना, मैं जब ये शो हो रहा है आपको, जब मैं इसको करती हूँ, ये क्या स्टॉप शेयरिंग गलत हो गया, ये तो समझ ही नहीं आया। अच्छा, मैं अगर इस पे क्लिक करती हूँ, मेरी कोई और स्क्रीन आपको शेयर हो रही है इस वक्त? गाइस मुझे जल्दी जल्दी रिप्लाई करें, या आपको ये चैट यस मैम। कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है? मैम मेरे पास मैम ये एग्जैक्ट वाली आ रही। ये ब्लॉक एलिमेंट वाली ना, यस मैम। ये वाली शो हो रही है? अभी जो मैंने हाईलाइट किया है ये शो हो रहा है? अच्छा, और अभी अगर मैं अपनी कोडिंग वाली स्क्रीन पे जाती हूँ, ये वाली स्क्रीन शेयर हो रही है जिसपे मैंने आपको कमेंट्स वगैरह दिखाए थे? नो मैम। नो मैम। तो मैम, यही तो मसला है कि एक वक्त में एक स्क्रीन शेयर हो सकती है। चलो देख लेते हैं, अभी हम इसको पढ़ लेते हैं, मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, फिर कल हम देख लेंगे इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, अभी हम थोड़ा वर्बली देख लेते हैं, कल हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। और वैसे भी आपने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, राइट? किया हुआ है ना गर्ल्स? यस मैम। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा था कि ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जो अपनी पूरी विड्थ ले लेते हैं, जितनी भी स्क्रीन है। अब यहाँ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक जितनी भी आपको नजर आएगी, ये सारी विड्थ वो
ले लेंगे, ठीक है। आपकी स्क्रीन जितनी भी बड़ी होगी, चाहे वो लैपटॉप स्क्रीन है, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन है, चाहे वो जो भी स्क्रीन है, उसकी जितनी विड्थ होगी वो सारी की सारी ब्लॉक एलिमेंट्स कैरी कर लेते हैं, ठीक है। अब उनमें कौन से आ जाते हैं, डिव एलिमेंट है, जनरल पर्पस कंटेनर फॉर अदर एलिमेंट्स, ठीक है। डिव एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टैग्स और मजीद यूज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, हम एक डिव को दूसरी डिव से इनफॉर्म सेक्शन यूज करते हैं कि एक डिव है मतलब वो एक सेक्शन होगा, दूसरी डिव है वो दूसरा सेक्शन होगा। सेक्शन टैग भी होता है, अलग से सेक्शन टैग भी होता है, लेकिन सेक्शन टैग के अंदर मजीद सेक्शंस बनाने के लिए भी हम डिव को यूज करते हैं, ठीक है। फिर पैराग्राफ टैग है, इसी तरह H1 H2 से H6 तक ये सारे हेडिंग टैग्स जो हैं ये भी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। UL और OL जो है ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट, ये भी आपके किसमें ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाते हैं। टेबल जो है वो भी आपका ब्लॉक एलिमेंट है। फॉर्म जो है वो भी आपका ब्लॉक एलिमेंट है। देखो सेक्शन टैग आ गया, आर्टिकल टैग आ गया, नैव टैग आ गया। नैव टैग हम नैव बार के लिए यूज़ करते हैं। असाइड टैग आ गया, हम साइड बार के लिए असाइड टैग यूज़ करते हैं। हेडर आ गया, फुटर आ गया। ये सारे जो हैं ये सिमेंटिक एलिमेंट्स दैट डिफाइन एरियाज ऑफ अ वेब पेज, ठीक है। ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये बेसिकली जो लास्ट वर्ड लिखे हैं ये हम क्या कहते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि हमारा ये पेज का एरिया है, ये इस पर्पस के लिए, ये इस पर्पस के लिए, ठीक है। हेडर ऑटोमेटिकली मीन्स कि ये ऊपर होगा, फुटर ऑटोमेटिकली मीन्स कि ये नीचे होगा, साइड ऑटोमेटिकली मीन्स कि ये साइड पे होगा आपका, ठीक है। और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, दे अपीयर ऑन द सेम लाइन एज एडजेसेंट कंटेंट एज लॉन्ग एज देयर इज स्पेस, they only take up as much width as their content requires. Inline elements are typically used within block, एक मिनट मैं देख, ओके। इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं कि डू नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, के जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो न्यू लाइन पे नहीं स्टार्ट होते, वो एक एलिमेंट जहाँ खत्म हो रहा है वो उतनी स्पेस लेते हैं जितना उनका कंटेंट है, ठीक है। उनमें स्पेन आ जाता है, एंकर टैग आ जाता है, इमेज आ जाती है। जैसे इमेज खत्म होगी ना साथ ही आपका कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। आपने कुछ लिखा है, स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, तो आपने देखा होगा बोल्ड और इटैलिक यूज करने के बाद आगे जो भी लिखोगे वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बोल्ड होने के बाद वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है, उसके आगे से टेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह अगर ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद लाइन जैसे ब्रेक हुई उसके आगे से फौरन टैग स्टार्ट हो जाएगा। इनपुट टैग है तो उसके आगे से ही इसी तरह टैग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता, ठीक है। इनलाइन एलिमेंट में क्या होता है कि जो टैग है वो अगर आपने लगा दिया तो वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, वो वहीं से स्टार्ट होगा। जैसे स्पेन लगा हुआ है ना, अगर आपने H1 के अंदर स्पेन लगा दिया ना तो H1 का लेट्स सपोज H1 में आपने इनलाइन लिखा है और फिर उसके अंदर स्पैन लिख के एलिमेंट्स लिखा और फिर H1 क्लोज किया, तो आपको उसी लाइन में ही स्पैन के अंदर जो लिखा हुआ एलिमेंट है वो उसी हेडर वाली लाइन में नजर आएगा। क्यों नजर आएगा, क्योंकि हम वो इनलाइन एलिमेंट है वो नेक्स्ट लाइन से नहीं स्टार्ट होता, वो जहाँ से उसको स्टार्ट करो वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसकी भी प्रैक्टिस की हुई है ना गर्ल्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, फिर ये कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हेन यूजिंग HTML एलिमेंट्स, सिमेंटिक HTML एक्सेसिबिलिटी एंड कीप इट सिंपल। अब सिमेंटिक HTML कौन सा होता है, यूज HTML एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंटेंडेड पर्पस। फॉर एग्जांपल यूज हेडिंग एलिमेंट्स फॉर हेडिंग एंड P फॉर पैराग्राफ्स एंड A फॉर लिंक्स, ठीक है। वो कहते हैं कि आप सिमेंटिक एलिमेंट्स मतलब जिस पर्पस के लिए जो टैग है उसी पर्पस के लिए यूज करना है। लेट्स सपोज आपने कोई हेडिंग देनी है, आप पैराग्राफ तो लिख रहे हो लेकिन CSS में जाके उसका फॉन्ट साइज बड़ा कर रहे हो, लेकिन क्या होगा कि वो ब्राउजर पे बुरा इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। ब्राउजर हेडिंग को H1 के थ्रू ही गैस करेगा कि ये हेडिंग है, ठीक है। वो P का आप साइज यानी पैराग्राफ का साइज जितना भी आप बढ़ा लो, हमने देखा था ना फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर सकते थे, तो फॉन्ट साइज आप इंक्रीज करके चाहे उसका साइज हेडिंग जितना कर लो, लेकिन आपका जो ब्राउजर है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए पैराग्राफ रहेगा चाहे उसका जितना मर्जी बड़ा फॉन्ट साइज हो, ठीक है। अब कह रहे हैं एक्सेसिबिलिटी क्या कहते हैं, एनहांस एक्सेसिबिलिटी बाय यूजिंग प्रॉपर एलिमेंट्स लाइक मेन, असाइड, हेडर एंड फुटर। Also always include ALT यानी अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेजेस, ठीक है। वो कहते हैं कि आपने अगर एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करना है तो आप जिस पर्पस के लिए जो एलिमेंट है ना उसी को करो। जैसे मेन जो आपकी बॉडी आती है ना, अब ये देखो ये जो है आपका यहाँ पे ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है जहाँ मेरा माउस होवर कर रहा है,
ठीक है, ये आपके पास क्या है, हेडर है ना गर्ल्स? यस मैम। ठीक है, अब ये जो नीचे नजर आ रहा है आपको, नीचे ये कंपनी का नेम हो गया, ये एक्सप्लोरर हो गया, ये नीचे ये फुटर है। ठीक है, इसके लिए अगर हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे ना तो यहाँ पे हमें फुटर ही उन्होंने यूज किया होगा। चलो इंस्पेक्ट करके देखते हैं। देखो तो हमने इंस्पेक्ट, ये देखो इन्होंने फुटर टैग ही यूज किया फुटर के लिए। ठीक है, सिमिलरली इन्होंने हेडर के लिए ये नैव बार के लिए, नैव बार कौन सी होती है, ये ऊपर वाली होती है। ठीक है, अगर हम नैव बार पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करो नैव बार पे, तो आपको ये देखो, ये तो दे दी जाएगा। ये देखो, अगर नैव बार में जाओ तो आपको क्या नजर आएगा, इसके अंदर कुछ यूएल में लिखा हुआ तो है, लेट्स सी, कुछ एलआई है। खैर, नैव बार में इन्होंने आई डोंट नो क्या लिखा है। ओके, तो नैव बार इन्होंने ऊपर के लिए यूज किया। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इन्होंने नैव बार कहाँ पे यूज की, ये शो क्यों नहीं हो रही यहाँ पे। और बाकी डेव वगैरह यूज़ किए हैं यूएल के लिए। मतलब अगर उन्होंने ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी थी, अन ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने की थी, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यूज़ किए हैं सारा कुछ। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, keep it smart and simple, avoid unnecessary complexity and HTML structure, use the simplest possible elements to achieve the desired layout and functionality। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आपने सिंपल रखना होता है, कोशिश करो सिंपल टैग यूज करके करो, ताकि जो है आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा लोड ना पड़े, आपकी वेबसाइट जो है वो स्लो ना हो, स्केलेबल हो, उसके अलावा इजी टू एक्सेस हो। ठीक है, लोड होने में ज़्यादा टाइम ना ले रही हो, आई कैचिंग हो, ये ना हो कि एक डिव किधर जा रही है, एक डिव तो आप कंट्रोल करो, दूसरी डिव कंट्रोल ही नहीं हो रही हो आपसे, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सपोर्टेड ब्राउज़र कौन से होते हैं, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपरा और सफारी, ये सारे जो हैं ये सपोर्टेड ब्राउज़र हैं। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ HTML का स्ट्रक्चर पढ़ा और बेसिक चीज़ें पढ़ी। कल हम इंशाल्लाह देखेंगे एट्रीब्यूट्स एंड डॉक टाइप्स। एट्रीब्यूट्स हम भागते भागते देख लेते हैं। आपको मैंने करवाया हुआ तो है, अगर सबको याद हो तो। याद है हमने पढ़ा था कि हमने टैग नेम होता था, उसके अंदर हम एट्रीब्यूट नेम लिखते थे और उसके अंदर वैल्यू लिखते थे, जो हमने ज़्यादातर स्टाइल में यूज़ किया था, जो हमने इनलाइन CSS की थी। याद आया, कलर दे देते थे हम साइज दे देते थे, हाइट दे देते थे, विड्थ दे देते थे। याद आया? यस मैम। हाँ, तो वो क्या था, Yes, एट्रीब्यूट्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे इसने देखो SRC एट्रीब्यूट यूज किया है, क्योंकि हम SRC क्या होता है, सोर्स होता है। जब हम भी कोई भी इमेज यूज कर रहे थे तो हम क्या करते थे, इमेज का लिंक डाल देते थे ना, तो वो कहाँ से आता था, वो सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर हम लिख देते थे। ठीक है, ये सोर्स एट्रीब्यूट है और उसकी एट्रीब्यूट की ये वैल्यू होती है, ये लिंक उसका वैल्यू है। आगे अगर हम देख लें तो दो चीज़ होती हैं, एक एट्रीब्यूट नेम होता है, एक एट्रीब्यूट वैल्यू होती है। तो जैसे SRC एक एट्रीब्यूट टैग है, एट्रीब्यूट नेम है, और उसके अंदर जो लिंक है ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। ठीक है, अब एट्रीब्यूट किस तरह के हो सकते हैं, एट्रीब्यूट क्लास हो सकता है, क्लास हम यूज़ करते हैं ग्रुप एलिमेंट्स एंड अलाउड स्टाइलिंग। क्लास जो हम वो CSS के लिए यूज़ करते हैं, जब हमने उस चीज़ पर जब CSS अप्लाई करनी होती है ना, उसका एक क्लास नेम दे देते हैं, फिर उसमें क्लास लिखते हैं, उसके अंदर इक्वल और इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर उसके एक प्रॉपर नेम लिखते हैं, और फिर उस नेम से उस चीज़ को, उस डिव को, उस एलिमेंट को हम एक्सेस करते हैं और फिर उसकी स्टाइलिंग करते हैं, चाहे उसका कलर देना हो, चाहे उसका साइज इंक्रीज करना हो, चाहे उसकी हाइट विड्थ बढ़ानी हो, कुछ भी करना हो, तो हम उस क्लास के थ्रू उसको एक्सेस करके तो करते हैं। हम क्या करते हैं, क्लासेस जो हैं, क्लास नेम एक जो नेम होता है वो कई जगहों पे आप यूज़ करते हो, एक क्लास का नेम कहीं जगहों पे यूज़ कर सकते हो। यानी
2-4 डिव्स को सेम नेम दे सकते हो। क्यों? जब हमने आपने 3-4 डिव्स की सेम स्टाइलिंग करनी हो, सेम कलर देना हो, तो आप सिर्फ एक दफ़ा उसका स्टाइल बनाओगे, CSS लिखोगे और वो नेम जो है हर जगह पे चिपका दोगे। तो इस तरह उन सब डिव्स की जो है स्टाइलिंग है, कलर है, साइज़ है, जो भी है वो सेम हो जाएगा। ये कब पॉसिबल होता है? जब हम क्लास एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट आपने यूज़ किया हुआ है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। CRS हम तब यूज़ करते हैं जब हम सोर्स देना हो, चाहे वो वीडियो का हो, एलिमेंट वीडियो या पिक्चर्स वगैरह के लिए, ठीक है, URL वगैरह देना हो, तो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। Contentable, determine whether the content within the element is editable। अच्छा, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। हम देख लेते हैं इसको, पहले रोल देख लेते हैं। ये भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया, पहली दफ़ा ही देख रही हूँ। टैब इंडेक्स, अच्छा, ID बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आपको, ID क्लास और ये स्टाइल और SRC, यानी इसका पता होना चाहिए। href बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, ये हम लिंक वगैरह देने के लिए यूज़ करते हैं। जब आपको एक पेज से दूसरे पेज से कनेक्ट करना होगा ना, जैसे ये जावास्क्रिप्ट CSS है, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है? href लगा हुआ है। href के अंदर जो है वो बाकी पेजेस का लिंक होता है, ठीक है। यानी अगर आप HTML पेज पे हो ना, आपने CSS पे जाना है, तो HTML पेज के अंदर href के अंदर आपने CSS का लिंक डाला होगा, CSS पेज का, ठीक है। अल्टरनेटिव हम यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज हमारी इमेज नहीं लोड हो रही, तो उसकी जगह पे नेम लिखा हुआ आता है कि ये इमेज ऐसी थी और ये अब ऐसी आ रही है, ठीक है। टाइटल होता है, टाइटल जो एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं। लैंग्वेज एट्रीब्यूट भी हम यूज़ करते हैं। लैंग्वेज एट्रीब्यूट आपने देखा होगा, जब आप बॉयलर प्लेट लगाओगे ना, ये आपको दिखाऊंगी कल इंशाल्लाह, ठीक है। तो सम ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ HTML एट्रीब्यूट, इवेंट एट्रीब्यूट, इनपुट एट्रीब्यूट्स, इमेज एट्रीब्यूट्स, लिंक एट्रीब्यूट्स होते हैं, टेबल के एट्रीब्यूट्स होते हैं, स्टाइल के एट्रीब्यूट्स होते हैं, मीडिया एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक्सेसिबिलिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेटा एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये 4-5 किस्म, 4-5 से ज़्यादा ही हैं। अब इवेंट एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? दीज डिफाइंस द एक्शंस टू बी टेकन ऑन स्पेसिफिक ब्राउज़र इवेंट। अब इवेंट एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो आप देखो, अक्सर क्लिक करने पर बटन पे क्लिक करने पर आप दूसरे पेज पर जा रहे होते हो, बटन पे क्लिक करने पर कभी मोडाल ओपन हो रहा होता है। कुछ इस तरह के इवेंट्स जो क्लिक करने पर होते हैं या इंटर प्रेस करने पर होते हैं, तो वो इवेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। वो आपके देख रहे होते हैं कि आप माउस से या कीबोर्ड से कौन सा इवेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो उसकी बेस पर वो एट्रीब्यूट एक्शन में आते हैं। इनपुट एट्रीब्यूट्स होते हैं स्पेसिफिक टू इनपुट एलिमेंट्स विद इन फॉर्म टैग, ठीक है। अब फॉर्म टैग के अंदर वो डिफरेंट इनपुट एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें आप नेम यूज़ करते हो, उसमें आप वैल्यू यूज़ करते हो, और प्लेस होल्डर यूज़ करते हो, इस तरह के एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। इमेज के लिए SRC मैंने आपको दिखाया, और ALT बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। SRC में हम सोर्स बताते हैं कि कहाँ से इमेज उठानी है, और ALT यानी अल्टरनेटिव नेम बताते हैं कि क्या इमेज हो सकती है। लिंक एट्रीब्यूट जो होते हैं वो एंकर टैग होता है या फिर लिंक टैग होता है, और उसके अंदर HREF जो मैंने आपको बताया ना, हाइपर रेफरेंस होता है, ठीक है, हाइपर लिंक के लिए यूज़ करते हैं। तो ये पेजेस को कनेक्ट करने के लिए काम आता है। अगर आपने इसमें इस HRF के अंदर आप ChatGPT का, गूगल का भी लिंक डालोगे, तो आपको जब उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको उसी पेज पर लेके जाएगा जिसका इस पे आपने लिंक डाला होगा। तो ये वाला एट्रीब्यूट हम लिंक के लिए यूज़ करते हैं। टैब एट्रीब्यूट्स होते हैं यूज विद इन द टेबल एलिमेंट्स लाइक टेबल, TH, TR, TD। तो इसके अंदर आप डिफरेंट एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं। स्टाइल का एट्रीब्यूट तो आपको पता है, स्टाइल का जो हम यूज़ करते हैं उसके अंदर आगे हम डिफरेंट स्टाइल देते थे, साइज़ बड़ा कर देते थे, छोटा कर देते थे, इस तरीके से। मीडिया एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू ऑडियो वीडियो में भी हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स देते हैं। ये मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी, बट जो आपको समझ आ रहा है दैट्स गुड, और जो नहीं आ रहा है तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम इंशाल्लाह अच्छा इसको कल प्रैक्टिकली देखेंगे। जी जी बोलें मैम, जब हम फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक मिनट।